हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूजीसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ दिसंबर वाले एग्जाम में क्लियर किया है 2024 वाले में, और 99.872% का क्लियर किया था। और मेरी ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 11 आई थी। ठीक है, तो इस चैनल के बारे में बताया जाए तो टू द पॉइंट्स लेक्चर्स इस चैनल पे हैं पेपर वन के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बेसिस पे लेक्चर्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रॉपर पीवाईक्यूज एनालाइज करने के बाद और ट्रेंड्स को एनालाइज करने के बाद जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे और थोड़े बहुत एडिशन करने के बाद उसी नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये जो है ये लेक्चर नंबर 12 है। बाकी 11 लेक्चर्स हम लोग बना चुके हैं, और इसको हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर है उसका पार्ट टू कह सकते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स है इसी का पार्ट है ये। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल नेम डिस्ट्रीब्यूशन से समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी डेटा पॉइंट्स को स्प्रेड आउट करना या फिर अरेंज करना। ठीक है, ये हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड करने में डेटा सेट का पैटर्न क्या है, शेप क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, इसके बाद दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, नॉर्मल एंड नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम नॉर्मल बेल कर्व शेप में। बेल कर्व मतलब कि एक बेल का शेप बनाता है जो कर्व, उसको कहते हैं बेल कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो होता है मोस्ट जो क्लस्टर अराउंड होता है वो सेंटर के अराउंड होता है। ठीक है, तो आप लोग सेंटर के अराउंड देख सकते हैं, ज़्यादातर जो क्लस्टर है वो सेंटर के अराउंड में है। ठीक है, और जो फीवर वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम्स पे हैं। तो एक्सट्रीम्स अगर -3 और 3 को देखा जाए तो एक्सट्रीम्स ये पॉइंट है। यहाँ से देखा जाए तो फीयर वैल्यूज हैं जो एक्सट्रीम्स पे हैं, बाकी जो मेन क्लस्टर है वो जीरो के पास है। ठीक है, अब उसके बाद नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा है वो स्क्यूड हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। ठीक है, उसका जो शेप है वो बेल शेप तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका यूज जब रिसर्च में हम लोग देखते हैं तो इनकम लेवल्स या फिर डेटा को एक्सट्रीम आउटलेयर्स को देखने के लिए होता है। ठीक है, स्क्यूनेस की जो बात करें हम लोग, स्क्यूनेस क्या है, तो ये मेजर करता है एसिमेट्री को। जो डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन में एसिमेट्री है, जैसे ये तो सिमेट्रिकल डेटा सेट हो गया। अब एक इरेगुलर पैटर्न में एसिमेट्रिकल होता है डेटा सेट, वो मेजर करता है स्क्यूनेस। ठीक है, तो तीन तरीके के स्क्यूनेस होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिक यानी कि बेल कर्व शेप में। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड जो होता है वो मिरर इमेज होता है, मतलब लेफ्ट साइड जैसा होता है वैसे ही राइट साइड भी होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो हाइट्स ऑफ एडल्ट्स यूजुअली फॉर्म सिमेट्रिक बेल कर्व। एडल्ट्स की जो हाइट है वो यूजुअली फॉर्म कर रही है सिमेट्रिक बेल कर्व। ठीक है, उसके बाद दो और तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको पॉजिटिवली स्क्यूड को राइट से स्क्यूड भी कहते हैं, और नेगेटिवली स्क्यूड को लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले एक उससे देख लेते हैं, लोग फिगर से देख लेते हैं। ठीक है, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, हमारा यहाँ पे मोटिव है मोड, मीडियन और मीन को देखने में। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड हो, पहले सबसे पहले आएगा मीन, एवरेज, फिर मीडियन, फिर मोड। ओके, उसके बाद मीन मीडियन मोड के बाद जो आता है, हाँ, निगेटिवली स्क्यूड। अगर आप लोग ग्राफ देखेंगे तो जो निगेटिवली स्क्यूड है यानी लेफ्ट स्क्यूड है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि लेस। ठीक है, निगेटिव यानी कि लेस, तो इसलिए लेस देन का सिंबल इधर लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए लेस देन का सिंबल लगा हुआ है इधर। और बात करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर राइट स्क्यूड की, तो सॉरी ये मीन, हाँ, मीन मीडियन मोड ही है, यही रहेगा। लेकिन बस क्या चेंज हुआ है, ये इधर पॉजिटिव या फिर इन बड़ा साइड का आ जाएगा। ठीक है, ओके, मीन मीडियन मोड सेम रहेगा। निगेटिवली में बस स्मॉलर देन रहेगा, मीन जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा और मोड सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रॉपर डायरेक्ट D2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और मीन जो है वो मैक्सिमम रहेगा राइट स्क्यूड में, और मीडियम मिडिल में ही रहेगा दोनों में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड को। टेल जो होता है वो लॉन्गर होता है राइट साइड में, पॉजिटिवली स्क्यूड में। ठीक है, टेल जो है वो लॉन्गर है, टेल ये रहा टेल, तो टेल जो है वो लॉन्गर है राइट साइड। ठीक है, और नेगेटिवली स्क्यूड में टेल जो है लॉन्गर है वो लेफ्ट साइड। ये रहा टेल, ये लॉन्गर है लेफ्ट साइड। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं तो पॉजिटिवली स्क्यूड का हो जाएगा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
वेल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव इसका हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूड का। नेगेटिव स्क्यूड का हो जाएगा एग्जाम जो है स्कोर्स वेयर मोस्ट स्टूडेंट स्कोर्स हाई बट फ्यू स्कोर्स लो। कुछ एग्जाम्स हैं जैसे कॉलेजेस के एग्जाम जनरली ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं अच्छा स्कोर करते हैं, जो कम बच्चे हैं सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें कम स्कोर करते हैं। ठीक है, मास्टर्स की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, टेस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं चीज़ों को। पैरामीट्रिक से टेस्ट क्या होता है? पहले टेस्ट मतलब जो टेस्ट ये वो वाला टेस्ट है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में काम आता है। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट में जब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल कर्व में है, ठीक है, तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो पैरामीट्रिक एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे टर्म्स आप अच्छे से याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इससे। ठीक है, पैरामीट्रिक, इसका नाम पैरामीट्रिक इसलिए क्योंकि इसमें एक सर्टन पैरामीटर होता है या फिर एक सर्टन रूल होता है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट में सबसे पहला आता है टी टेस्ट, जो कि विलियम गोजेट ने दिया था, आई थिंक 1908 में दिया था उन्होंने टी टेस्ट। उसके बाद आता है टी टेस्ट कंपेयर करता है एवरेज को, दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करता है टी टेस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा कंपेयरिंग टी टेस्ट स्कोर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास। ठीक है, उसके बाद आता है अनोवा। आप अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये दिया है फिशर ने। ठीक है, इसको एफ टेस्ट भी हम लोग कहते हैं, अनोवा टेस्ट को ही, अनोवा टेस्ट को ही कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम लोग एफ टेस्ट भी कहते हैं। एफ टेस्ट भी दिया है फिशर ने ही। ठीक है, एफ टेस्ट और अनोवा सेम होता है। ठीक है, ये कंपेयर करता है मीन्स को जो कि 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं। ठीक है, वही एक्सटेंशन है, टी टेस्ट का एक्सटेंशन होता है एफ टेस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा चेकिंग इफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट एवरेज स्कोर्स। ठीक है, तो टी टेस्ट में क्या था, इसमें दोनों में डिफरेंस यही होता है, टी टेस्ट में भी होता है वो दो स्कूल्स, दो ग्रुप्स का किया जाता है, लेकिन एनोवा में 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स का किया जाता है। ठीक है, एटलीस्ट 3 किया जाता है। उसके बाद आता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट जो कंपेयर करता है मीन ऑफ 2 लार्ज ग्रुप्स को। ठीक है, लार्ज सैंपल साइज जो होता है वो एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 30 होना चाहिए, 30 से ज़्यादा सैंपल साइज रहता है तभी होता है जेड टेस्ट भी। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा चेकिंग इफ 2 सिटीज हैव डिफरेंट एवरेज टेम्परेचर इन समर। ओके, इसके बाद आता है फोर्थ है पियर्सन कोरिलेशन। ये मेजर करता है कि दो चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा चेकिंग इफ द नंबर्स ऑफ आवर्स स्टडी अफेक्ट स्कोर। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन। उसके बाद पैरामीट्रिक टेस्ट हो गया, 4 पैरामीट्रिक टेस्ट। उसके बाद आता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो पैरामीट्रिक टेस्ट जब बेल शेप्ड वाले में है, नॉन पैरामीट्रिक शेप नॉर्मल वाले में। ठीक है, इसमें सबसे पहला था काई स्क्वायर टेस्ट, मैं जनरली इसको ची स्क्वायर टेस्ट कहता हूँ। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट में सैंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज होता है और सैंपल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। और इसमें 2 कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उनको ही चेक करता है। मतलब इसका एग्जांपल देखना है, चेकिंग इफ बॉयज एंड गर्ल्स प्रिफर डिफरेंट स्पोर्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, इसको मैन विटनी एंड यू टेस्ट भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट में बहुत पूछा हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये कंपेयर करता है दो ग्रुप्स को जब डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा कंपेयरिंग द टाइम बॉयज एंड गर्ल्स स्पेंड ऑन होमवर्क। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये स्पीयरमैन ने दिया था, ये पियर्सन कोरिलेशन जैसा ही होता है। ये भी मेजर करता है कि दो चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं। जैसे पियर्सन कोरिलेशन है वैसे ही स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन ये टर्म याद रखिएगा, कोरिलेशन मतलब रिलेशन चेक करना। ठीक है, लेकिन इसमें नॉन नॉर्मल पियर्सन कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में दोनों में डिफरेंस ये है कि पियर्सन कोरिलेशन जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो होता है वो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ठीक है,
तो चेकिंग इफ द रैंक ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ इज सिमिलर टू देयर रैंक इन साइंस। ओके, ये भी खत्म हुआ। उसके बाद हम आते हैं क्वार्टाइल्स एंड स्क्यूनेस इन रिसर्च। स्क्यूनेस तो हमने देख लिया, क्वार्टाइल्स को ही देखते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स मतलब कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को चार पार्ट में, क्वार्टाइल्स चार पार्ट में डिवाइड करना। ठीक, इक्वल पार्ट में, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो तीन क्वार्टाइल्स बन जाते हैं अगर आप किसी अ, देखें इस डिस्ट्रीब्यूशन में ही, अगर इसको चार को, तो हम लोग अगर चार इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें इसको, एक अगर -1 के पास करते हैं, फिर एक 1 के पास करते हैं, तो तीन क्वार्टाइल्स बन जाते हैं अगर चार इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। ये तीन क्वार्टाइल्स बनते हैं। ठीक है, और सभी जो रिप्रेजेंट करते हैं 25% डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल में जो होता है वो मिडिल वैल्यू जो होता है लोअर होता है हाफ ऑफ द डेटा से, 25%। सेकंड क्वार्टाइल में मिडिल वैल्यू जो होता है वो इंटायर डेटा सेट का होता है, 50% का। एंड थर्ड क्वार्टाइल में मिडिल वैल्यू जो होता है वो अपर हाफ द डेटा का होता है, 75%। तो ये तो समझ में आ रहा है आपको, तीनों क्वार्टाइल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुर्टोसिस की। तो कुर्टोसिस जो मेजर करता है वो शार्पनेस या फ्लैटनेस को मेजर करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के शार्पनेस या फ्लैटनेस को मेजर करता है। ठीक है, इट शोज द डेटा हैव टेल्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे तीन टाइप की क्यूटोसिस है। मेजोकॉटिक जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, लेप्टोकॉटिक जो कि हाई कॉर्टिसिस बोला जाता है, और प्लेटोकॉटिक जो कि लो कॉर्टिसिस बोला जाता है। ठीक है, मेजोकॉटिक में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी कॉर्टिसिस की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मेजोकॉटिक में डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, इसका जो शेप होता है एक बैलेंस शेप होता है, ज़्यादा पीक भी नहीं होता, ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद लेप्टोकॉटिक जो होता है वो हाई कॉर्टिसिस जाना जाता है, तो हाई कॉर्टिसिस मतलब ग्रेटर देन 3। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन विद कॉर्टिसिस वैल्यू ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसका शेप जो होता है वो शार्प पीक या फिर फ्लैट टेल्स होता है। यहाँ पर देखने समझ में आ रहा होगा, लेप्टो मेसोकॉटिक यानी बीच में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एंड छोटा, लेप्टोकॉटिक यानी बड़ा, एंड प्लेटोकॉटिक मतलब फ्लैटनेस की तरफ ज़्यादा है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है वो 3 होती है प्लेटोकॉटिक। ठीक है, तो कोर्टोसिस भी ख़त्म किया हमने, और ये ख़त्म हुआ है यहाँ पे, ये सारा ये पूरा लेक्चर ये भी ख़त्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। शुक्रिया।